दिनों पूरे देश में ये नौजवान चर्चा में है। जोश, जुनून और कुछ कर गुजरने के जज्बे से लबरेज होकर अपने भाषण से लोगों को लुभाने वाले ये जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया कुमार दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं। उन पर देशद्रोह का संगीन इल्जाम लगाया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार को देश के लिए खतरा मान रहे हैं, तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर दावा कर रहे हैं कि उनके पास कन्हैया कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं कि ये व्यक्ति उस दिन उस मजमे में शामिल था और इसने जो है उसमें स्पीच भी दी थी और उसमें पार्टिसिपेट किया था, जहां पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए थे और राष्ट्र विरोधी बातें की गई थी। एक तरफ सरकार का पक्ष है तो वहीं कन्हैया पर विपक्ष उनके रक्षक की भूमिका में तलवार ताने नजर आ रहा है। पक्ष विपक्ष के इन दो किनारों के बीच तीसरा पक्ष वकीलों का भी है, जिन्होंने कन्हैया की अदालत में पेशी के दौरान उन पर हमला बोल दिया। मानव अधिकार आयोग ने कहा है कि कन्हैया पर कोर्ट में हमला सुनियोजित था और पुलिस ने मानसिक दबाव डालकर कन्हैया से चिट्ठी लिखवाई थी। इसीलिए कन्हैया का केस अब देश और दुनिया के लिए एक ऐसी अबूझ पहेली बन चुका है जिसके जवाब का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे कन्हैया के जेएनयू कांड की पूरी कहानी। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे कन्हैया ने बिहार से आकर जेएनयू में वामपंथ की बंसी बजा डाली, और इसी के साथ पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि कन्हैया को लेकर बीजेपी और विरोधियों के बीच आखिर क्यों हो रही है इतनी मारामारी। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी हिलाकर रख दिया है। देशद्रोह के इल्जाम में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर हमला हुआ। काले कोट पहने हुए लोगों ने पुलिस से घिरे कन्हैया को पीट दिया। दरअसल कन्हैया को जब बुधवार को पुलिस पेशी के लिए ले जा रही थी तो उस वक्त कोर्ट के अंदर से पत्थर भी फेंके गए। इतना ही नहीं, कोर्ट परिसर में भारत माता की जय के नारे लगाते और तिरंगा लिए वकील दूसरे वकीलों से भी भिड़ गए। खास बात यह है कि यह सब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बावजूद हुआ, क्योंकि बुधवार सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने का निर्देश दिया था। जाहिर है जेएनयू विवाद को लेकर देश की राजनीति तवे की तरह गर्म है और इस विवाद के केंद्र बिंदु बन चुके जेएनयू प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार को लेकर भी राजनीतिक दलों के बीच घमासान तेज हो गया। नाइंसाफी भी कह दें, एक फेल्यूर भी कह दें, गवर्नमेंट का तंत्र का पूरा फेल्यूर है कि इस तरह की घटना हुई, उसको इस तरह का तुल दिया गया। और जेएनयू का जो विवाद है वो क्यों दिया गया, इस पर भी सवाल खड़ा उठता है। इसलिए दिया गया, हो सकता है कि ये बाकी सारे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हो। कन्हैया कुमार एक कम्युनिस्ट परिवार का है, खुद वो कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्ट देशभक्त है, कम्युनिस्ट शोषण के खिलाफ है, कम्युनिस्ट वो भारत की जो छवि आज दिखाई दे रहा है असमानता की, उसके खिलाफ है। मैं समझता हूँ देश में यदि कोई भी भारत विरोधी नारे लगाता है अथवा भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश करता है तो उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। तो इस बात की समझ नहीं आती कि हमारे गृह मंत्री को हो क्या गया है कि सैयद हफीज की ट्वीट पे
अब वो आरोप लगाएंगे और किसी मासूम बच्चे को गुनाहगार बना देंगे। और जब पाकिस्तानी फ्लैग लहराए जाते हैं कश्मीर से, तब तो कोई सेडिशन का केस लगता नहीं है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब 9 फरवरी की रात को जेएनयू कैंपस का ये वीडियो सामने आया। इस वीडियो में देश विरोधी नारेबाजी सुनाई दे रही थी। देशद्रोह के आरोप में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद जेएनयू कैंपस का एक दूसरा वीडियो सामने आया। कन्हैया के समर्थकों ने दावा किया है कि इस वीडियो में एबीवीपी के लोग देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने भी ऐसा ही एक वीडियो दिल्ली पुलिस को दिया है। जवाब में एबीवीपी की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया है। अब तक 4 वीडियो सामने आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस के पास जेएनयू के कार्यक्रम का जो वीडियो है, उसके आधार पर पुलिस दावा कर रही है कि जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया ने भी देश विरोधी नारे लगाए थे। फिलहाल इतना कहना मतलब सफिशिएंट होगा कि ये व्यक्ति उस दिन उस मजमे में शामिल था और इसने जो है उसमें स्पीच भी दी थी और उसमें पार्टिसिपेट किया था, जहां पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए थे और राष्ट्र विरोधी बातें की गई थी। एबीवीपी की तरफ से जारी किए गए जेएनयू के चौथे वीडियो में कन्हैया भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में भी देश विरोधी नारे लग रहे हैं। हालांकि वीडियो में कन्हैया नारे नहीं लगा रहे हैं। गिरफ्तारी से पहले एबीपी न्यूज से बात करते हुए कन्हैया ने देश विरोधी नारे लगाने से इनकार किया था। कन्हैया की गिरफ्तारी ने इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है, लेकिन इस विवाद की जड़ में वो कार्यक्रम है जो 9 फरवरी को लेफ्ट स्टूडेंट ग्रुपों ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ के को-फाउंडर मकबूल भट्ट की याद में आयोजित किया था। जेएनयू यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पहले तो इस कार्यक्रम के लिए इजाजत दे दी थी, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के विरोध के चलते कार्यक्रम से ठीक पहले ये परमिशन रद्द कर दी गई थी। लेकिन इसके बाद तनाव तब बढ़ना शुरू हुआ जब इजाजत न मिलने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साबरमती हॉस्टल के सामने 9 फरवरी को ये आयोजन हुआ। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और आरोप है कि इस कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारे लगे। भारत पहले टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत पहले टुकड़े होंगे। दरअसल जेएनयू के इस पूरे विवाद की जड़ में वो अफजल गुरु है जिसे 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई थी। अफजल गुरु जब जिंदा था तब भी उसके नाम पर राजनीतिक जंग छिड़ी थी और उसकी मौत के करीब 2 साल बाद एक बार फिर उसके नाम पर राजनीतिक घमासान मचा है और इस घमासान के शिकंजे में फंस गया है कन्हैया कुमार। हालांकि पुलिस देश विरोधी नारेबाजी के आरोप में खालिद और उसके 4 साथियों की तलाश भी कर रही है। 9 फरवरी के और आगे 10 फरवरी के प्रोग्राम का ताल्लुक है। ये बात सामने आ चुकी है कि उसमें हर तरह के लोग शामिल हो गए थे। उसमें वो लोग भी थे जिनके लिंक जो है वो एबीपी से है और उन्होंने भी वहाँ ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन रेस किए और वो उसके फुटेज सामने आ चुके हैं। कुछ कश्मीरी लोग भी थे जो उसमें शामिल हो गए, लेकिन एक ही आदमी को सिंगल आउट करके पूरा फोकस उस पर कर देना, इससे ये साबित होता है कि हमारा मीडिया इसको कमलाइज कर रहा है। दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर कैसे कन्हैया के बीहट गांव में उसकी गिरफ्तारी से तूफान मचा है, ये भी आपको बताएंगे आगे। साथ ही आपको बताएंगे कन्हैया कुमार का पूरा इतिहास और भूगोल। लेकिन उससे पहले जेएनयू में कन्हैया के हिट होने की ये दास्तान भी सुन लीजिए।
महिलाओं के हक की जब हम बराबरी की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आप भारतीय संस्कृति को बर्बाद करना चाहते हैं। हम बर्बाद करना चाहते हैं शोषण की संस्कृति को, जातिवाद की संस्कृति को। कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। मूल रूप से कन्हैया वामपंथी विचारधारा वाले छात्र संगठन AISF यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़े रहे हैं और पिछले 7 सालों से JNU की छात्र राजनीति में सक्रिय हैं। कन्हैया कुमार को करीब से जानने वाले JNU के दूसरे स्टूडेंट उन्हें एक जुझारू छात्र नेता बताते हैं। कन्हैया का जो अपना व्यक्तित्व था, जो 4-5 साल से लगातार कैंपस में काम कर रहे थे, तो सब उनको जानते थे। उनकी पार्टी छोटी थी, उसमें बहुत मेंबर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो JNU की जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी ने उनको चुना था, वो भरोसा किया था स्पीच से, और स्पीच से पहले से भी जो 1 साल से जो वो के JNU के लिए और जो स्टूडेंट कम्युनिटी है पूरे जो इवन कैंपस के लिए नहीं, JNU कैंपस के लिए कि इवन देश और समाज के लिए एक अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग है कन्हैया कुमार JNU से पहले पटना विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं और फिलहाल वो JNU के इंटरनेशनल स्टडीज विभाग से अफ्रीकन स्टडीज में PhD कर रहे हैं। कन्हैया का नाम पिछले साल तब सुर्खियों में आया जब छात्र संघ चुनाव में उन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से अध्यक्ष का चुनाव जीता था। उन्हें करीब 1000 वोट मिले और उन्होंने एक अन्य वामपंथी संगठन आइसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के उम्मीदवार को बेहद नजदीकी मुकाबले में मात दी थी। अहम बात यह रही कि 2015 में AISF ने केवल अध्यक्ष का चुनाव ही लड़ा और इस संगठन का कोई सदस्य पहली बार JNU छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। लोग हैं, इसीलिए हमको अपना आई कार्ड दिखाने के पक्ष में खड़े होंगे और छोड़ दो पाकिस्तान की बात और बांग्लादेश की बात। हम कहते हैं कि दुनिया के गरीबों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया की मानवता जिंदाबाद, आज की मानवता जिंदाबाद। जो इस मानवता के खिलाफ खड़ा है हम उसको आज आइडेंटिफाई कर चुके हैं। एक सवाल, अंतिम सवाल पूछते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि कौन है कसाब, कौन है अफजल गुरु, कौन है ये लोग जो आज इस स्थिति में है कि अपने शरीर में बम बांधकर हत्या करने को तैयार है। अगर यह सवाल यूनिवर्सिटी में नहीं उठेगा, मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी होने का कोई मतलब। पहली बार इस JNU कैंपस में एक AISF से एक अकेला आदमी जिसके पास कैडर तक नहीं था, 4-5 लोग उनके कैडर में थे और वे सामने प्रेसिडेंट बनते क्योंकि उनके अंदर एक ईमानदारी लोगों ने देखा, उनके बातों में एक ईमानदारी, उनके कामों में एक ईमानदारी दिखी थी। तो उसके बाद से वो जिस तरह से पहले दिन से जिस दिन जीते हैं वो इलेक्शन, उस दिन से ही जिस तरह से चाहे वो कॉमन स्टूडेंट हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इस JNU के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कन्हैया के जीतने के बाद जब कोई भी डेलीगेशन किसी से मिलने जाता था, सिर्फ JNU नहीं जाता था, सारे पार्टी के लोग, इवन इंडिविजुअल लोग जाते थे। आपने देखा होगा हमारा ऑक्यूपाई UGC मूवमेंट, उसमें एक इंडिविजुअल उस जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थे उसका मेंबर था। कन्हैया को जब से मैं JNU में आया, जब MPhil में, तब से ही जानता हूँ और अच्छे व्यक्ति हैं। उनको सबसे बड़ी खासियत कन्हैया की क्या है कि वो तो इस बार JNU के प्रेसिडेंट बने, लेकिन उनका जो सबसे खासियत ये है कि व्यक्तिगत रूप से जिससे लोग उनके संपर्क थे ना, हर कोई उनको पर्सनली लाइक करता था। तो इस वजह से वो एक आइडियल थे और इसी वजह से उनको लोगों ने वोट दिया, क्योंकि उनका कैडर बहुत स्ट्रांग नहीं था। या सबका बहुत बड़ा कैडर JNU में है नहीं, इसके बावजूद भी इतने क्लियर मार्जिन से तो वो पॉपुलर थे अपने व्यवहार की वजह से। गरीबी जो अपने रोटी की बात करता है, जब भूखमरी से लोग मर रहे अपने हक की बात करते हैं, तुम उन पे गोली चलाते हो। गोली चलाया है इस मुल्क में मुसलमानों के ऊपर, तुमने गोली चलाया है इस मुल्क में। JNU अध्यक्ष कन्हैया कुमार अपने भाषणों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। बताया जाता है कि अपनी भाषण की कला की वजह से ही वो JNU छात्र संघ का अध्यक्ष पद जीतने में कामयाब रहे थे। स्वामी कहता है कि JNU में जिहादी रहते हैं, कि JNU के लोग हिंसा फैलाते हैं। मैं JNU से चैलेंज करना चाहता
हूँ आरएसएस के विचारकों को कि बुलाओ और करो हमारे साथ डिबेट। हम करना चाहते हैं हिंसा के कॉन्सेप्ट पे डिबेट और हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं। खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती। किसका खून बहाना चाहते हो इस मुल्क में तुम? कन्हैया जिस ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़े हैं वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का छात्र संगठन है। लेकिन बताया जाता है कि कन्हैया ने अपनी ही पार्टी सीपीआई के वरिष्ठ नेता अतुल अंजान के खिलाफ पिछले साल उस वक्त मोर्चा खोल दिया था जब उन्होंने विज्ञापनों की कथित अश्लीलता के मामले में सनी लियोनी पर टिप्पणी की थी। पिछले दिनों दिल्ली में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के खिलाफ आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया था और बिहार विधानसभा चुनाव में वामपंथी उम्मीदवारों के लिए भी उन्होंने प्रचार किया था। हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला के लिए शुरू हुए आंदोलन में भी उन्होंने खुलकर हिस्सा लिया था। मैं चाहता हूं इन संघियों को, लानत है तुम्हारी सरकार पर और चुनौती है मुझे केंद्र सरकार को कि आप रोहित के मामले में जो किया है वो जेएनयू में हम नहीं होने देंगे। कन्हैया में एक ही संगठन से है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन। हम पिछले 7 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। वो बेगूसराय से हैं, बिहार के बेगूसराय जिला से, और वहाँ पर भी एएसएफ का काम करते रहे हैं और तमाम सारे आंदोलनों में। और इस कैंपस के एक बहुत ही प्रमुख लेफ्ट एक्टिविस्ट के तौर पर उनको जाना जाता है। और इस साल इसी मकसद से हम आए हैं। हमारे कन्हैया जब कंटेस्ट कर रहे थे एक ही प्लान था कि कैंपस डेमोक्रेसी को इस कैंपस में इंश्योर कराने की जरूरत है। 9 फरवरी की रात का जेएनयू कैंपस का ये वही वीडियो है जिसके सामने आने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं कि कन्हैया कुमार ने देश विरोधी नारे लगाए। कन्हैया को देशद्रोह के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और बुधवार को उसे कोर्ट में पेश भी किया गया। अदालत ने कन्हैया को 2 मार्च तक जेल भेजने का आदेश सुनाया है और फिलहाल कन्हैया जेल में बंद है। कन्हैया कुमार के ऐसे तेवरों और उनके तल्ख भाषणों ने ही उनके लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद तक पहुंचने की राह आसान की है। हालांकि कन्हैया कुमार ने इस मुकाम तक पहुंचने में कितना संघर्ष किया होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो एक बेहद ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और बिहार के एक छोटे से गांव से उठकर राजधानी दिल्ली के इस जेएनयू कैंपस तक पहुंचे हैं। भूख, गरीबी, गांव और पिछड़ापन, ये शब्द कन्हैया के लिए महज शब्द भर नहीं हैं, क्योंकि इन सभी अभावों के बीच से गुजरकर ही उन्होंने अपना सफर तय किया है। राजधानी दिल्ली के इस जेएनयू कैंपस से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं कन्हैया कुमार। बेगूसराय के इसी मसलनपुर बीहट गांव में कन्हैया कुमार ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। गांव के इसी स्कूल में उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई की है। कन्हैया के बचपन की इन तस्वीरों से ही साफ है कि वो शुरू से ही एक मेहनती और प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं। कन्हैया बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ने लिखने में तेज था। जितने भी देश के हमारे भक्त थे, आजाद भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, इन सबों में उसको बहुत प्रेम रहता था। भाषण भी बहुत अच्छा देता था, पढ़ने में तेज था, लड़ाई किसी से नहीं करता था, लड़ाई झगड़ा आपस में किसी से नहीं करता था और हमेशा उसको देश के लिए कुछ प्रेम था।
बीहट गांव में ये कन्हैया का छोटा सा मकान है। इस घर में कन्हैया के पिता अपने 2 भाइयों के साथ संयुक्त परिवार में रहते हैं। इस घर को देखकर कन्हैया के परिवार के आर्थिक हालात का अंदाजा भी आप खुद ही आसानी से लगा सकते हैं। कन्हैया की मां मीणा देवी आंगनबाड़ी सेविका हैं, जिन्हें हर महीने 3000 रुपए तनख्वाह मिलती है। कन्हैया का बड़ा भाई मणिकांत असम के बोगाई गांव में एक कारखाने में 6000 रुपए महीने की कमाई करता है। कन्हैया के पिता जयशंकर सिंह भी गिट्टी बालू ढोने की मजदूरी करते थे और कभी कभी जीप की ड्राइवरी भी। लेकिन जयशंकर सिंह को साल 2009 में लकवा मार गया था और तब से वो अपने पैरों पर चल नहीं सकते। भूमिहीन मजदूर जयशंकर सिंह ने गरीबी की वजह से हायर सेकेंडरी से आगे की पढ़ाई नहीं की। इसीलिए माँ बाप का सपना है कि बेटे पढ़ लिख जाएं तो उनके भी दिन फिरे। उसका झुकाव था लेक्चरर प्रोफेसर बनने का। वो ऐसा अपना व्यक्त हम लोगों के सामने कर चुका था। यूपीएससी की तरफ नहीं था झुकाव उसका था हम लेक्चरर या प्रोफेसर बढ़िया कॉलेज में कहीं बने। बेटे से ही माँ का नाम हो, इससे बड़ा और क्या होगा। और मैं तो उससे कोई दुखी नहीं थी, लेकिन पॉलिटिक्स में जब चुन लिया ये रास्ता तो कठिन तो होगा ही। आज बीहट गांव के ईंट मिट्टी के इस खपरेल वाले मकान को दुनिया गौर से देख रही है। इस मकान को कन्हैया के दादा मंगल सिंह ने 6 दशक पहले बनाया था। मंगल सिंह बीहट के पास इस बरौनी खाद कारखाने में फोरमैन थे, जो अब बंद पड़ा है। लेकिन यहां सबसे खास बात यह है कि इस घर की तरह कन्हैया को वामपंथी विचारधारा भी अपने दादा कॉमरेड मंगल सिंह से विरासत में ही मिली है। दरअसल मंगल सिंह वामपंथी विचारधारा को मानते थे और इस इलाके में वामपंथ की नींव रखने वाले कॉमरेड चंद्रशेखर के बचपन के दोस्त भी थे। यही वजह है कि मंगल सिंह के बाद उनके बेटे जयशंकर सिंह भी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने और अभी भी वो पार्टी के कार्ड होल्डर हैं। कन्हैया की मां मीणा देवी भी पार्टी की एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। जाहिर है कि कन्हैया को वामपंथी विचारधारा विरासत में मिली और वो एक खानदानी कम्युनिस्ट हैं जो बिहार के उस बेगूसराय जिले से ताल्लुक रखते हैं जिसे वामपंथी विचारधारा के वर्चस्व और वामपंथियों का गढ़ होने की वजह से लेनिनग्राड कहा जाता है। यही नहीं, कन्हैया के गांव बीहट को मिनी मॉस्को भी कहा जाता है, क्योंकि कन्हैया का घर उन कॉमरेड चंद्रशेखर के घर के करीब ही है जिन्होंने बिहार के बेगूसराय जिले को वामपंथियों का गढ़ बना दिया था। मैं समझता हूं देश में यदि कोई भी भारत विरोधी नारे लगाता है अथवा भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश करता है तो उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होगी। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया को देश के लिए खतरा मान रहे हैं। कथित देशद्रोही कन्हैया का इतिहास और भूगोल जानने के लिए एबीपी न्यूज भी बिहार के बेगूसराय जिले में पहुंचा, जिसे कुछ दिनों पहले तक लेनिनग्राड और उसका एक गांव बीहट मिनी मॉस्को कहलाता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये गांव वामपंथी विचारधारा का गढ़ हुआ करता था। इस इलाके से यूं तो बहुत सारे वामपंथी नेता और कार्यकर्ता निकले हैं, लेकिन उनमें सबसे खास और पहला नाम कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह का है, जिन्होंने बेगूसराय के पूरे इलाके में न सिर्फ वामपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया था, बल्कि यहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक बेहद मजबूत संगठन भी खड़ा कर दिया था। कॉमरेड चंद्रशेखर ने बीहट गांव में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव मजबूत की, लेकिन हम खड़े हैं उनके घर में जहां से उन्होंने एक शुरुआत की थी, एक विचारधारा की। ये वो घर है जिस घर में वो चंद्रशेखर रहा करते थे, लेकिन आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। कोई इसे देखने वाला नहीं है। एक मेवालाल पासवान है जो इस घर को देखते हैं और उनके परिवार के लोग अब पटना में बस गए हैं। ये घर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है, कोई नहीं रहता है, जर्जर स्थिति में है, कभी भी ढह सकता है। ऐसा लगता है जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कहते हैं कि उनकी धरातल यहां से खिसक चुकी है, जमीन अब नहीं बची और उसे मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं।
जिनके नाम पर फक्र महसूस करते हैं कि लोग यहाँ के कहते हैं कि हम उसी गांव के रहने वाले हैं जहां के कॉमरेड चंद्रशेखर थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कैबिनेट के सबसे विश्वस्त कैबिनेट मंत्री रामचरित्र सिंह के बेटे चंद्रशेखर सिंह ने अपने पिता से बगावत कर कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा उठाया था। यही वजह है कि चंद्रशेखर को बिहार का लाल सितारा भी कहा गया। दरअसल चंद्रशेखर सिंह जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तभी रुस्तम साटन नाम के वामपंथी और मार्क्सवादी कार्यकर्ता के संपर्क में आए और फिर इसके बाद वो वामपंथी विचारधारा के ही होकर रह गए। 1940 में अंग्रेज सरकार के खिलाफ भाषण देने की वजह से उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। चंद्रशेखर ने बेगूसराय इलाके में किसानों और छात्रों के मुद्दों और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया था। वो बाद में 1967 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार में मंत्री भी बने। खास बात यह है कि कन्हैया के दादा मंगल सिंह भी चंद्रशेखर के साथ कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े। कॉमरेड चंद्रशेखर न सिर्फ एक मंत्री के रूप में थे और उनका छात्रों के बीच भी काफी दबदबा था। केवी सहाय के खिलाफ आंदोलन के समय उस समय छात्रों का नेतृत्व उन्होंने किया। न सिर्फ उन्होंने छात्रों का नेतृत्व किया बल्कि पूरे बेगूसराय जिले के चप्पे चप्पे पर कम्युनिस्ट पार्टी की सैकड़ों शाखाओं की उन्होंने शाखाओं की स्थापना की, ब्रांचेज की स्थापना की और जिला नेतृत्व को मजबूती प्रदान किया और पूरे क्षेत्र में संघर्ष करके उसको इस रूप में लाया कि तमाम लोग जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हो गए और लोग इसको मिनी मॉस्को के नाम से जानने लगे। लोग कहने लगे कि वहाँ कम्युनिस्ट समर्थक अधिक है। पूरे इलाके के लोग कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए और कॉमरेड चंद्रशेखर कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ की शक्ति छोटी थी लेकिन उसके बावजूद भी उस गुस्से को कैश करने में एक हद तक सफल हुआ और हम समझते हैं उस समय से ही कम्युनिस्ट पार्टी का फैलाव इस जिले में बड़े पैमाने पर हुआ। ये एक मूल कारण है जिसको कॉमरेड चंद्रशेखर आगे चलकर 1962 में इस विधानसभा का नेता हुए, विधायक चुने गए। बेगूसराय को बिहार की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। बेगूसराय में इंडियन ऑयल की बरौनी रिफाइनरी और बिहार सरकार का बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है। हालांकि बरौनी का खाद कारखाना कई सालों से बंद है, जिसे चालू करना पिछले कई चुनाव से यहां मुद्दा रहा है। बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। बेगूसराय, मटिहानी, तेघड़ा, बछवाड़ा, बलिया, चेरिया बिरियापुर और बखरी। बेगूसराय में भूमिहर 35%, मुस्लिम 20%, ओबीसी और एससी 30% और पंडित राजपूत 16% हैं। यह जिला एक जमाने में वामपंथियों के गढ़ के तौर पर मशहूर रहा है। यहां की सभी विधानसभा और लोकसभा सीट से कम्युनिस्ट पार्टियां चुनाव जीतती रही हैं, लेकिन बदले चुनावी समीकरणों के बीच वामपंथियों का यह गढ़ अब ढह सा गया है। 1964 में पार्टी का डिवीजन होने के बाद संगठन कमजोर हुआ। 1968 में नक्सलाइट ग्रुप अलग हो गया। उसके बाद बहुत सारे टुकड़े हुए। लोग कम्युनिस्ट पार्टी का ही आधार इस जिला में या पूरे पैमाने बिहार में था और इसी से निकल करके सीपीएम हो, माले हो या और भी तरह की जो पार्टियां हैं वो हुआ। बेगूसराय की बीहट नगर परिषद की आबादी 70,000 से ज्यादा है। जब बेगूसराय जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों पर कम्युनिस्ट पार्टी का लाल पताका लहराता था, तो बेगूसराय को राष्ट्रीय मीडिया ने लेनिनग्राड और बीहट को मिनी मॉस्को की संज्ञा दी थी। जाहिर है बिहार के इस पिछड़े और छोटे से गांव में पले बढ़े कन्हैया कुमार के लिए जिंदगी की राह आसान नहीं थी, लेकिन अभावों से जूझने के बावजूद कन्हैया ने अपना हौसला कभी नहीं खोया और अपने हौसले के दम पर ही वो जेएनयू के छात्र संघ का अध्यक्ष बनने में भी कामयाब रहे। लेकिन जेएनयू में अफजल गुरु के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लगे राष्ट्र विरोधी नारों के मामले में
वो जेल में बंद हैं।